तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। तो आज हम लोग एनवायरनमेंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। एनवायरनमेंट का ये छठी वीडियो होगा। 5 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका है, ये छठा नंबर का होगा। क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक की हुई है, जुड़ी हुई है, तो पीछे की वीडियो अगर आप देखे होंगे तभी आगे की वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। यानी पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी अवधारणा तभी क्लियर होगी आपकी जब आप पिछले वीडियो भी देखे होंगे। इसलिए जो लोग भी नए जुड़ रहे होंगे या पहली बार देख रहे होंगे, अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से उन्हें समझना है तो पिछली वीडियो को भी देखें। हालांकि यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरा हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड एनवायरनमेंट का अध्ययन हम लोगों को चल रहा है, तो खासतौर से इकोलॉजी और इकोसिस्टम का अध्ययन हम लोग अभी की वीडियो में कर रहे हैं। एनवायरनमेंट वाला पोर्शन आगे आएगा जब हम लोग प्रदूषण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इकोसिस्टम और इकोलॉजी को अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो पीछे के सारे वीडियोज आप देख लीजिए। कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, मेंस में भी आपका काम आएगा। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीजों पे अध्ययन किया था, फ्लो ऑफ एनर्जी पे अध्ययन किया था, फूड वेब पे अध्ययन किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर, जिसे बोलते हैं परिस्थितिकी पिरामिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से प्रश्न भी आते रहे, प्री में भी, मेंस में भी। और प्री में तो लगभग 25-25 क्वेश्चन के आसपास एनवायरनमेंट के प्रश्न आ ही रहे हैं। अगर एक बार आप लोग इसे आराम से पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा और पूरे प्रश्न आप सॉल्व करके चले आएंगे। ठीक है। एक सूचना ये देनी है कि आप लोग टेलीग्राम पे भी हमारे जुड़िए और फेसबुक से भी हमारे जुड़िए। टेलीग्राम पे अगर आप लोगों को जुड़ना है तो चैनल का जो नाम है द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की, उसे सर्च कर लीजिए, या तो फिर हमारे नाम को सर्च करिए हिमरोज मिल्की सर, तो वहां मिल जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप हमारे एफबी पे भी जुड़ सकते हैं, मिल्की हिमरोज रशीद के नाम से हमारा एफबी है, या फिर अगर ईमेल आईडी की बात करें तो fhimroz@gmail.com है, तो आप इसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं हमारे एफबी से। फायदा क्या होगा जुड़ने से? फायदा ये होगा कि आने वाले जो वीडियो हैं, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है, सबसे पहले टेलीग्राम पे ही जाता है। जैसे ये वीडियो जो अपलोड करना होगा तो इसकी सूचना सबसे पहले टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भेज दिया जाता है। उसके बाद ही अपने समय से प्रीमियर हो जाता है, वीडियो जो है अपलोड हो जाता है, फिर आप देख सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर के ढेर सारे इश्यूज, मैटर, वो टेलीग्राम पे अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां से भी ढेर सारे प्रश्न मिलने वाले, ढेर सारे फायदे हैं। तो आप लोग जुड़िए। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए ये इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड ये इस प्रकार का टॉपिक है कि इस पिरामिड को आप तभी समझ सकते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड को, जब आप ट्रॉफिक लेवल को समझे हो, फूड चेन को समझे हो। अदरवाइज अभी यहाँ पे हम समझाएंगे आपको तो समझ में आएगा ही, लेकिन कुछ वर्ड यूज होंगे यहाँ पे, जैसे ट्रॉफिक लेवल वर्ड यूज होगा, फूड चेन वर्ड यूज होगा। तो इन सब चीजों को, इन सब शब्दों को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी। इसलिए हम बोल रहे थे कि पीछे वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के तहत हम लोग कुछ चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो टोटली आज हम लोग समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, कितने टाइप के पिरामिड्स होते हैं और यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को याद है जब हम फूड चेन की बात कर रहे थे, तो ये फूड चेन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी खाद्य श्रृंखला से सीधे सीधे जुड़ा हुआ पोर्शन इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो इसलिए यहाँ पे फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल की बात होगी। फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल से ही निकला हुआ एक अवधारणा है इकोलॉजिकल पिरामिड, परिस्थितिकी पिरामिड। यानी कि परिस्थितिकी पिरामिड एक ऐसी अवधारणा है जो फूड चेन और इकोलॉजिकल के कॉन्सेप्ट से, उस अवधारणा से निकला हुआ एक अलग सा तथ्य या अलग सा विचार है, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कह दिया जाता है। अब इसे और अच्छे तरीके से आप तो समझ सकते हैं, तो हम इसे समझिए। हमने क्या बात किया था? फूड चेन। अगर हम फूड चेन, आप लोगों को याद है फूड चेन क्या होता है? हमने फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है? एक चैन बनता है, प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये फूड चेन के एक चैन बन जाता है, उपभोक्ताओं का भोजन को आधार बनाया जाए तो फूड चैन में अगर 3 बिंदुओं को हम शामिल करें, पहला बिंदु शामिल करें कि फूड चेन में मिलने वाली जीवों की संख्या, दूसरा हम शामिल करें फूड चेन में जो जैव भार है, जैव भार को आधार बनाए, तीसरा हम या फूड चेन में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आधार बनाए। यानी कि फूड चेन, जो फूड चेन का निर्माण होता है, उस फूड चेन से ट्रॉफिक लेवल का निर्माण होता है। हम लोगों ने फूड चेन के बाद ट्रॉफिक लेवल का अध्ययन किया था।
तो फूड चेन से बनता है ट्रॉफिक लेवल, फिर ट्रॉफिक लेवल को अगर विभिन्न आधारों पर बिंदुओं पर अगर डिवाइड किया जाए तो उससे बन जाता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इसे देखिए इस तरीके से समझिए, पहले आप लिखते जाइए। तो यहां पे आप लोग डालेंगे, चलिए थोड़ा सा अभी तबीयत में थोड़ा सा गड़बड़ी है तो वो भी सही हो जाएगा, सर्दी वगैरह होती रहती है। तो आइए हम लोग आते हैं मुख्य बिंदु पे। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि अगर फूड चेन में निम्न 3 बिंदुओं को आधार बनाया जाए, फूड चेन यानी कि किसमें, खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में निम्न 3 बिंदुओं को आधार बनाया जाए, तीन बिंदुओं को आधार बनाया जाए, कौन कौन से बिंदु, पहले तीनों बिंदु लिख लेते हैं। नंबर 1 पहला बिंदु होगा, आधार बनाना है किसे, 3 बिंदुओं को बनाना है। पहला बिंदु क्या हो गया, फूड चेन में मिलने वाले जीवों की संख्या या पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या, दिख रहा है उधर, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या को आधार बनाया जाए, नंबर 1। दूसरा आधार हम बनाएंगे पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों का जैव भार, यहां लिखेंगे हम लोग पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों का जैव भार, यानी जैव भार को आधार बनाया जाए। फिर पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या को आधार बनाया जाए, यानी पहला आधार क्या बना रहे हैं, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या को बना रहे हैं कि कितनी संख्या में कौन से जीव पाए जाते हैं। दूसरा आधार हम बना रहे हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल है, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों का जैव भार, जैव भार को इंग्लिश में बोलते हैं बायोमास। बायोमास क्या होता है हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो हम बताएंगे कि बायोमास होता क्या है। तीसरा आधार हम बनाएंगे पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों को ऊर्जा, यानी पोषण स्तर में जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आधार बनाया जाए। पोषण स्तर में जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यदि इन तीनों को हम आधार बनाए फूड चेन में, यानी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, बार बार देखिए शब्द यूज कर रहे हैं हम, फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल यूज हो रहा है। तो ये चीजें अगर आप लोग पढ़े होंगे हमारे पिछले वीडियो में, फूड चेन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है, तो यहाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट तुरंत दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा जहां पे फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल को अच्छे से समझाऊंगा, ताकि यहाँ पे समझाने का मतलब फूड चेन ट्रॉफिक लेवल फिर लंबी वीडियो खिंच जाएगी। और पिछले वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाया है, और इस प्रकार से समझाया कि पूरे यूट्यूब में उस प्रकार से कोई भी न फूड चेन आपको समझाया होगा, न ट्रॉफिक लेवल समझाया होगा। आज हम लोग जिस इकोलॉजिकल पिरामिड को समझने वाले हैं, वैसा यूट्यूब के इतिहास में इससे पहले आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, ये जान लीजिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे फूड चेन में 3 बिंदुओं को आधार बनाते हैं। पहला आधार क्या बनेंगे, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या, यानी कि पोषण स्तर में जो जीव हैं उनकी संख्या को आधार बनाया जाए। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ सुनिए इसे। पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या को आधार बना लेते हैं। दूसरा आधार क्या बनाएंगे, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों का जैव भार, यानी जितने जीव हैं उनके बायोमास को अगर आधार बनाया जाए। तीसरा आधार बनाएंगे पोषण स्तर में जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब ऊर्जा के बारे में फ्लो ऑफ एनर्जी वाली वीडियो आप पीछे देखेंगे तो वहां भी समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा किस प्रकार से फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम पोषण स्तर में जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग जो पोषण स्तर है, ट्रॉफिकल लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्रोड्यूसर्स, वहां पे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, अगर इन तीनों को हम आधार बना लें और इन तीनों को आधार बनाकर एक रेखा चित्र के रूप में अगर दर्शाएंगे तो जो आकार बनेगा वह पिरामिड का आकार बनेगा। इसीलिए इस फूड चेन में 3 बिंदुओं को आधार बनाकर यदि रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए तो वह पिरामिड के समान होगा, और इसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड या इकोलॉजिकल फूड पिरामिड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर इन 3 बिंदुओं को हम लिख रहे हैं, नीचे आप लोग लिखिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए।
तीन बिंदुओं को आधार बनाकर, तीन बिंदु हो गए। अब हम लोग लिखेंगे उपरोक्त तीन बिंदुओं को आधार बनाकर, उपरोक्त तीन बिंदुओं को आधार बनाकर, आधार बनाकर यदि रेखा चित्र के माध्यम से, यानी तीन बिंदुओं को आधार बनाकर यदि रेखा चित्र बनाया जाए, यदि रेखा चित्र बनाया जाए तो जो आकृति बनेगी वो पिरामिड के आकार की आकृति बनेगी, पिरामिड के आकार की बनेगी। अतः इसी आकार की वजह से, आकार के कारण ही इकोलॉजी में या परिस्थितिकी में बने पिरामिड को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? समझने का प्रयास करिए। हमने क्या बताया था कि अगर इकोलॉजी में यानी परिस्थितिकी में हम तीन चीजों को आधार बनाए, परिस्थितिकी में जो जीव है उनकी संख्या को आधार बना ले, या उनके बायोमास को आधार बनाए जीवों के, या जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम आधार बना लेते हैं, और उस आधार को बना करके इसे आधार मान करके यदि हम रेखा चित्र बनाएंगे तो रेखा चित्र का जो आकार बनेगा वो पिरामिड के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि आकार के कारण ही परिस्थितिकी में बने पिरामिड को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यानी कि उपरोक्त तीनों बिंदु में जिस प्रकार की पिरामिड बन जाती है आकार की वजह से, यानी आकार होता है रेखा चित्र का पिरामिड के तरह, इसी वजह से इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। कभी कभी इसे फूड पिरामिड भी कह दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है तथा कभी कभी फूड पिरामिड भी कहा जाता है। दोनों सेम है, ये ध्यान रखिएगा। फूड पिरामिड भी कहा जाता है, यानी कि यह क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड भी है और फूड पिरामिड भी है। दोनों नाम दिया जाता है, इकोलॉजिकल या फूड पिरामिड कहा जाता है। इसकी अवधारणा या इसकी चर्चा किसने किया था? सबसे पहले इसकी संकल्पना या इसकी अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने, इसी वजह से कभी कभी इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, यानी ये पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है कहां से? फूड चेन से आता है, ट्रॉफिक लेवल से आता है। और इस कॉन्सेप्ट को लाया किसने था? चार्ल्स एल्टन ने लाया था। यानी कि हम लोग लिखेंगे इकोलॉजिकल या फूड पिरामिड की संकल्पना, इकोलॉजिकल या फूड पिरामिड की संकल्पना, फूड पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसीलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ELTONIAN, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? एल्टोनियन पिरामिड भी, एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को स्पष्ट तौर पे? यानी अब आप अच्छे से इस चीज को समझ लिए हैं कि पिरामिड आखिर होता क्या है। पिरामिड क्या है? एक आकार की बात की गई है और आकार किस आधार पे बना रहे हैं हम लोग? तीन आधारों पे बना रहे थे। यानी रेखा चित्र में अगर उसको दर्शाएंगे, उस तीन आधारों को अभी हम बना करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो उन तीन आधारों को अगर हम रेखा चित्र के रूप में दर्शाएंगे तो पिरामिड के आकार का बनेगा। तो इसी आकार को ही फूड पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड बोल देते हैं। और सबसे पहले इसे चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इस वजह से इसे एल्टोनियन पिरामिड भी बोल देते हैं। अगर हम बात करेंगे पिरामिड कितने टाइप का होता है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे,
कि इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का होगा। पहला होगा नंबर ऑफ पिरामिड्स, यानी संख्या का पिरामिड्स होगा, संख्या का पिरामिड। दूसरा होगा बायोमास का पिरामिड, यानी कि जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। और तीसरा होगा ऊर्जा का पिरामिड, यानी एनर्जी का पिरामिड। ठीक, 3 आधार। कौन कौन से 3 आधार थे? पहला हमने बताया था संख्या को आधार माना जाएगा, पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या, तो वहां पे संख्या का पिरामिड बनेगा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे जैव भार का पिरामिड, बायोमास को अगर आधार बनाया जाएगा तो वहां बनेगा कौन सा? जैव भार का पिरामिड बनेगा। तीसरा हम लोग देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि एनर्जी को आधार बनाया गया है, तो वहां पे 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पिरामिड उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। पहले हम एक आप लोगों को बता देते हैं कि पिरामिड होता कैसा है, पहले इसको जान लीजिए, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट तो उसको समझिए। पहले यहाँ देख लीजिए पिरामिड किस प्रकार से बनता है। उल्टा और सीधा 2 प्रकार के पिरामिड होते हैं। सीधा पिरामिड की अगर बात करें तो पिरामिड सीधे में क्या होता है? नीचे एक बड़ा आकार होता है, ऐसे समझिए। अब ये क्या है? ये पिरामिड है। देख रहे हैं पिरामिड इस आकार का आप लोग देखे होंगे कभी, तो पिरामिड एक तो इसे बोलते हैं हम लोग सीधा पिरामिड। इसमें आधार क्या होता है? बड़ा होता है, फिर ऊपर शीर्ष घटते हुए जाता है, तो ये हो गया सीधा पिरामिड। अगर उल्टा पिरामिड की हम लोग बात करें तो ये बनता है, उल्टा बनता है पिरामिड। इसको ध्यान रखिए, इस प्रकार से बनेगा उल्टा पिरामिड। ये हो गया उल्टा पिरामिड, और इसे हम लोग बोलते हैं सीधा पिरामिड। अब हम लोग आगे के अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे संख्या का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। बायोमास की पिरामिड में आएंगे तो वह उल्टा सीधा दोनों बनता है। जब हम एनर्जी की पिरामिड में आएंगे तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसे बनता है, क्यों उल्टा बनता है संख्या का पिरामिड, सीधा भी कैसे बनता है, तो हम लोग देखेंगे। अलग अलग जो नेचर होता है खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की, उसके नेचर के आधार पर संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। पहले आप लोग इसको समझ लिए कि पिरामिड अगर सीधा पिरामिड की बात की जाए तो इस प्रकार से बनेगा। उल्टा पिरामिड की अगर हम लोग बात करें तो उल्टा पिरामिड इस प्रकार से बनता है। हम बना करके दिखाएंगे, फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न भी यहां से पूछता है कि संख्या का पिरामिड घास के मैदान का कैसा बनेगा, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, या संख्या का पिरामिड वन का जंगलों कैसा बनेगा, या संख्या का पिरामिड तालाब का कैसा बनेगा, है ना। ये प्रश्न पूछता है, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा या उल्टा सीधा दोनों बनेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड को दिया किसने, चार्ल्स एल्टन ने दिया। ऐसे प्रश्न बनते हैं, हर बार प्रश्न बनते हैं। इसे अच्छे तरीके से आप लोग समझे रहिए। चलिए अब हम आते हैं नंबर 1, संख्या का पिरामिड। पहला हेडिंग आप लोगों का होगा संख्या का पिरामिड्स। संख्या के पिरामिड में हमने क्या बताया था कि अब संख्या के पिरामिड में होगा कि पोषण स्तर में जीवों की संख्या को आधार मानकर यदि हम रेखा चित्र बनाएंगे तो उसे बोला जाएगा पिरामिड्स ऑफ नंबर या संख्या का पिरामिड। तो यहां हम लोग लिखेंगे यदि पोषण स्तर में जीवों की संख्या को आधार बनाकर रेखा चित्र तैयार करेंगे तो उस आधार पर बना हुआ पिरामिड नंबर्स ऑफ पिरामिड कहलाता है, या संख्या के पिरामिड्स ऑफ नंबर कहलाता है। उस आधार पर बना हुआ पिरामिड पिरामिड्स ऑफ नंबर
कहलाता है। पिरामिड सब नंबर कहलाता है, मतलब संख्या का पिरामिड कहलाता है। तो यहां हमने क्या बनाया, कौन सा आधार लिया, यहां हमने लिया जीवों की संख्या का आधार। यानी हम यहाँ पे जो पिरामिड बनाएंगे या जो रेखा चित्र बनाएंगे, उस रेखा चित्र में हमारा बेस होगा जीवों की संख्या या प्रत्येक पोषण स्तर पे पाए जाने वाले जीवों की संख्या या नंबर्स, क्या नंबर्स है उनका, उस आधार पे हम बनाएंगे तो बनेगा हमारा जो पिरामिड बनेगा उसे बोलते हैं संख्या का पिरामिड बोलते हैं। और संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है, ध्यान रखिए। यहां हम लोग लिखेंगे संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के बनते हैं। उल्टा और सीधा तथा 3 प्रकार के बनते हैं। संख्या के पिरामिड 3 प्रकार के बनते हैं, इसे लिख लीजिए। संख्या के पिरामिड 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन प्रकार, नंबर 1 सीधा बनेगा, नंबर 2 उल्टा बनेगा और नंबर 3 उल्टा और सीधा दोनों साथ में। उल्टा और सीधा दोनों। यानी 3 प्रकार से संख्या का पिरामिड बनेगा। उल्टा भी बनेगा संख्या का पिरामिड, सीधा भी बनेगा, और एक पिरामिड ऐसा बनता है जो उल्टा और सीधा दोनों एक साथ ही हो जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं किसका संख्या को आधार बनाया जाएगा। तो किस परिस्थिति तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा, किस परिस्थिति तंत्र का पिरामिड सीधा बनेगा और किस परिस्थिति तंत्र का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। तो यहां एग्जांपल हम लोग लेंगे संख्या के पिरामिड में। संख्या के पिरामिड में हम लोग 4 एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेंगे, नोट करिए। पहला एग्जांपल हम लोगों का होगा घास के मैदान का एग्जांपल। यहां हम लोग देखेंगे इसका पिरामिड कैसा बनता है, घास का मैदान। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे तालाब का। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग वन का। और चौथा एग्जांपल लेंगे हम लोग परजीवी का, पैरासाइट्स का, जो दूसरे पे जीवित रहते हैं, पैरासाइट्स या परजीवी। 4 एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, घास के मैदान, फिर उसके बाद तालाब, उसके बाद वन, उसके बाद हम लोग लेंगे परजीवी। यानी 4 एग्जांपल्स लेंगे हम लोग संख्या के पिरामिड को समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग घास के मैदान। जब घास की मैदान का बात किया जाएगा तो आप लोगों को पता है, यहां आप लोग लिख लीजिए घास का मैदान। जब घास के मैदान की बात की जाएगी तो घास के मैदान में जो प्रोड्यूसर होंगे, उत्पादक होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। यानी घासों की संख्या क्या होती है, संख्या की बात की जा रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ पिरामिड की बात हो रही है, पिरामिड्स ऑफ नंबर की बात हो रही है, संख्या की पिरामिड की बात हो रही है, यानी पिरामिड्स ऑफ नंबर की। तो जब घास की बात किया जाए तो घासों की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। उसके बाद यानी घास क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा और इसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। फिर हम दूसरे पोषण स्तर पे जाते हैं, उपभोक्ता की बात करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स की, यानी प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता याद है आप लोगों को, प्राथमिक उपभोक्ता जिसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, पीसी बोलते हैं। तो घास क्या है, उत्पादक यहाँ पे क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर घासों का कौन खाता है, घासों का भोजन कौन करता है, प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या बोलते हैं हम लोग, हर्बीवोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो शाकाहारी है, जो घास खाने वाले हैं, तो उनकी संख्या घासों से कम होगी। प्राथमिक उपभोक्ता की एग्जाम्पल लिए तो कौन कौन हो जाएगा, जैसे खरगोश हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, खरगोश, चूहा या फिर हिरण। 3 एग्जाम्पल। अब खरगोश, चूहा और हिरण की संख्या क्या होगी, घासों से कब जब भी होगी, कमी होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। घास बहुत बड़े संख्या में होंगे। फिर घास को खाने वाले जो खरगोश होंगे, वहां पे जो चूहा होंगे, जो हिरण होंगे या जो गिलहरी होगी, उनकी जो संख्या होगी, उनकी संख्या घासों से कम होगी। यानी उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर घास हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं घासों की संख्या है 1 लाख संख्या है, 1 लाख संख्या है, तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होंगे यानी खरगोश, चूहा, बिल्ली, उनकी संख्या पूरी कितनी हो जाएगी, कम होगी। तो हम सपोज दैट मान लेते हैं कि उनकी संख्या 10,000 है। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स।
जब द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी मतलब ऐसे उपभोक्ता जो कि शाकाहारियों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बोला जाता है कार्निवोरस। तो घासों की संख्या बहुत ज्यादा, फिर उससे कम घासों को खाने वाले शाकाहारी, फिर मांसाहारी की संख्या इन शाकाहारी की संख्या से कम होती है। ध्यान रखिए, जब भी होगी संख्या इनकी कम होगी। इससे अगर मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी कौन होगा? सांप होंगे, मेढक होंगे, छिपकली होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, सांप, मेढक, छिपकली। तो सांप, मेढक, छिपकली की जो संख्या होती है वो प्राथमिक जो उपभोक्ता है, खरगोश, चूहा, हिरण, इनसे कम होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे चूहा ज्यादा नजर आ जाते होंगे, लेकिन सांप हमेशा कम नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। उसी प्रकार छिपकलियां भी बहुत कम नजर आती हैं चूहों से, खरगोश भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जैसे घासों के मैदान में जहां जाएंगे देखेंगे ढेर सारे खरगोश पाए जाते हैं। तो जब भी हम देखेंगे क्या देखेंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, चूहा, हिरण हो गया, है ना, इनकी संख्या हमेशा, गिलहरी होगी, इनकी संख्या हमेशा द्वितीय उपभोक्ता जो सेकेंडरी कंज्यूमर से, जो मांसाहारी हैं, उनसे ज्यादा होती है। तो हम लोग सबसे ज्यादा घास 1 लाख पाएंगे सपोज दैट। फिर उसके बाद उससे प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या इससे कम होगा तो मान लेते हैं 10,000। द्वितीय उपभोक्ता की बात की जाए तो इनसे भी कम होगा, तो इनकी संख्या हम 1,000 सपोज दैट मान लेते हैं कि इनकी संख्या हो जाएगी 1,000। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, कौन सा उपभोक्ता पाया जाता है पोषण स्तर पे फूड चेन में? तृतीयक उपभोक्ता, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। तृतीयक उपभोक्ता, इसे बोलते हैं टीसी, टर्शियरी कंज्यूमर। ये जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं कौन होते हैं? ये होते हैं सर्वाहारी होते हैं, जो कि शाकाहारियों को भी खाते हैं, यानी शाकाहार का भी भोजन करते हैं, मांसाहार का भी भोजन करते हैं। जब टर्शियरी कंज्यूमर्स की बात की जाए तो इनकी संख्या द्वितीयक उपभोक्ता से भी, मांसाहारियों से भी कम होता है। जैसे कि अगर टर्शियरी कंज्यूमर्स की बात करें, सर्वाहारी की बात करें, तो इसमें आता है भालू आ गया, शेर आ गया। इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है, भालू, शेर। तो इसके मुकाबले इनकी संख्या क्या हो रही? कम हो रही थी। यहां मान लेते हैं इनकी संख्या हो गई 100, सपोज दैट 100। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि घास का जो मैदान है, यानी जो प्रोड्यूसर वहां पे हो गया, उत्पादक कौन हो जाएगा? घास हो जाएगा। देखिए ये सब वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स। इस सारे वर्ड फूड चेन वाले चैप्टर में सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो एक बार जो लोग, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको जाके एक बार जरूर देख लेंगे। यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि उत्पादक कौन होता है? जो प्राइमरी, जो प्रोड्यूसर्स होता है उसे बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि उत्पादन करता है। तो यहाँ घास क्या हो गया? उत्पादन हो गया, उत्पादक करने वाला उत्पादक हो गया। तो घासों की संख्या सबसे ज्यादा, घासों को खाने वाले यानी शाकाहारियों की संख्या घासों से कम, फिर शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी, उनकी संख्या शाकाहारियों से कम, फिर मांसाहारियों से ठीक कम होता है टर्शियरी उपभोक्ता सर्वाहारियों का। तो इस प्रकार देख रहे संख्या क्या हो रही? घटती जा रही है। 10,000, 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, उसके बाद 100 आ जा रही। अब हम इसको आधार बना करके यहाँ पे हमने संख्या निकाल लिया, अलग अलग संख्याएं पाई जा रही हैं। अब इन संख्या को आधार बना करके हम एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पिरामिड किस प्रकार से बनता है। तो रेखा चित्र हम बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, इसी जगह हम रेखा चित्र आप लोगों को बना रहे हैं। सामने संख्या यहाँ पे लिखा है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, देखिए आधार में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं? घास। और घासों की संख्या हमने क्या बताया था? देखिए आधार में मान लेते हैं घास, और इनकी संख्या हमने बताया था 1,000 के आसपास। यानी यहां पे घास हो गया और संख्या है 1 लाख। 1 लाख हो गया। फिर हमने बताया कि प्राइमरी, ये क्या है? उत्पादक है ये। फिर घास का भोजन, यानी घास को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जो सर्वाहारी होंगे, शाकाहारी होंगे, उनकी संख्या कम हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 10,000 हो जा रही है। संख्या यहाँ पे घटेगी। ठीक, यहाँ पे कौन हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। फिर इनकी संख्या 10,000 से हो रही है 1,000, यहाँ कौन हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर यहाँ पे हो जा रहा है 100, और ये हो जा रहे हैं टर्शियरी कंज्यूमर। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक पिरामिड बन रहा है, और इस पिरामिड का आकार किस प्रकार से हो जा रहा है? सीधा पिरामिड बन जा रहा है। यहाँ पे पिरामिड का आकार क्या है? सीधा है। हमने उससे पहले बताया था कि सीधा और उल्टा 2 प्रकार के पिरामिड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पिरामिड कैसा हो जा रहा है? यहाँ पे पिरामिड हो जा रहा है, सीधा पिरामिड हो जा रहा है, क्योंकि घास
घासों की संख्या ज्यादा है, फिर उसका भोजन करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स उनकी संख्या कम, फिर उसका सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या और कम होता है जो कि शाकाहारियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या भी और कम हो जाती है। इस प्रकार घास का जो पिरामिड बनता है वह बनता है सीधा। ठीक वैसे ही तालाब का पिरामिड भी सीधा बनता है। कैसे, देखिए। तालाब का पिरामिड, तालाब का पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम तालाब की बात करेंगे तो तालाब में जो उत्पादक होते हैं कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, एल्गी होते हैं, जिनकी संख्या बहुत होती है। तो तालाब में उत्पादक जो होगा, यहां पे उत्पादक होगा बैक्टीरिया और एल्गी, जिनकी संख्या बहुत होती है। यहां 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख हो गया इनकी संख्या। फिर इनको भोजन के रूप में कौन इस्तेमाल करता है? छोटी मछलियां इस्तेमाल करती हैं, जो कि बैक्टीरिया और एल्गी को खा करके अपना जीवन जीती हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन सा हो जाएगा? छोटी मछलियां हो जाएंगी, और छोटी मछलियों की संख्या बैक्टीरिया और एल्गी से हमेशा कम रहेगी। तो यहां मान लेते हैं 10,000 इनकी संख्या है। फिर छोटी मछलियों को कौन खाती है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो छोटी मछलियों का जो है कि भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो छोटी मछलियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाली सेकेंडरी मछली आती है, यानी छोटी मछलियों से थोड़ा बड़ी मछली, ऐसी मछली आती हैं, ऐसी मछली जो छोटी मछलियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट इनकी संख्या इससे भी कम होगी, तो इनकी संख्या 1000 मान लेते हैं। फिर ऐसी मछली जो छोटी मछलियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, उनका भी हनन करने वाली है, उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाली भी उससे बड़ी मछली होती है। तो बड़ी मछली कौन होती है? ऐसी मछली को इस्तेमाल खाती है भोजन के रूप में जो छोटी मछलियों खाती है। तो वो आती है टर्शियरी कंज्यूमर्स में, और इन ऐसे मछलियों की संख्या सबसे कम होती है, उनकी संख्या सपोज दैट मान लेते हैं 100 होती है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या है, संख्या घटते हुए जा रही है। तो तालाब का पिरामिड भी कैसा बनेगा? वो बनेगा सीधा बनेगा। आप लोग चित्र भी बनाते चलिए और लिखते चलिए इन सब चीजों को। चित्र बनाए रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से, और चित्र भी कभी कभी पूछ देता है। तो तालाब का जो पिरामिड होगा कैसा होगा? सीधा होगा। कैसे, देखिए। तो यहां पे तालाब में जितने भी उत्पादक कौन होंगे? यहाँ पे एल्गी और बैक्टीरिया होंगे, उनकी संख्या 1 लाख हो जाएगी। फिर छोटी मछलियां होंगी जो एल्गी और बैक्टीरिया को खाती है, इनकी संख्या हो जाएगी 10,000। फिर उससे थोड़ी बड़ी मछली होंगी जिनकी संख्या हो जाएगी 1000। फिर सबसे बड़ी मछली होंगी जिनकी संख्या हो जाएगी 100। तो इस प्रकार तालाब का जो पिरामिड बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है पिरामिड? यानी कि घास का पिरामिड भी सीधा बन रहा है और तालाब का पिरामिड भी सीधा बन रहा है। फिर हम लोग आते हैं वन, प्लांट, पेड़ का पिरामिड देख लेते हैं, पौधे का पिरामिड। जब पौधे की पिरामिड बात करते हैं तो मान लेते हैं सपोज दैट कि एक पौधा है, यानी वन की बात किया जाए तो यहाँ पे एक पौधे का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि एक पौधा है, पौधों की संख्या कितना होगी? 1 हो गई, जो उत्पादक है। इस पौधे पर जो फलाहारी चिड़िया है, फलाहारी जो पौधे, जो फलाहारी जो फलों का जो है कि भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, तो फलाहारी क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा, जो कि शाकाहार के रूप में पौधे में जो फल पाए जाते हैं उसका इस्तेमाल करेगा। तो एक पौधे पे फलाहारी जो जितने भी पक्षी हैं, फलाहारी पक्षियों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फलाहारी पक्षियों की संख्या 1 से ज्यादा होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक पौधा जिसमें फल लगा हुआ, सपोज दैट हम किसी एक पौधे का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मान लीजिए अमरूद बहुत चल रहा है इलाहाबाद में, तो मान लेते हैं अमरूद का एक पेड़ है। तो अमरूद के एक पेड़ पे अमरूद खाने वाले जो पक्षी होंगे, जो फलाहारी जो फल का जो है कि इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, उनकी संख्या एक तो होगी नहीं कि एक अमरूद के पेड़ पे एक ही आएगा। कई सारे पक्षी होंगे जो आएंगे अमरूद के पेड़ पे बैठ के खाएंगे। तो क्या होगा? पेड़ से एक अमरूद के पेड़ से ज्यादा होगा उनका संख्या। तो फलाहारी पक्षियों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे 10 हो जाती है। फिर उन फलाहारी पक्षियों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पिरामिड कैसा बनेगा? पहले तो बनेगा इस प्रकार के पिरामिड बना। मान लेते हैं एक प्लांट है और इसको खाए कौन से? 10 पक्षियों ने खाया, 10 फलाहारी पक्षियों ने खाया, यानी शाकाहारियों ने खाया। उसके बाद
इन शाकाहारी पक्षियों को खाने वाले जो मांसाहारी होंगे उनकी संख्या कम होगी। किससे कम होगी? शाकाहारी पक्षियों से कम होगी। यहाँ पे पिरामिड का आकार पुनः इस प्रकार से जाएगा। मांसाहारियों की संख्या यहाँ पे घट जाएगी, 10 से 5 हो जाती है। फिर उनको सर्वाहारी खाने वाली संख्या की और कम हो जाएगी, मान लेते हैं 1 होगी। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो वन का पिरामिड है यहां से उल्टा जा रहा है, पहले उल्टा यहां तक बना, उसके बाद यहां से सीधा बना। ये पिरामिड कैसा हो जा रहा है? उल्टा और प्लस सीधा। इज दैट क्लियर? यहां पे समझ में आया आप लोगों को? यानी वन का पिरामिड क्या हो रहा है? उल्टा और सीधा दोनों तरीके से बन जा रहा है वन का पिरामिड। पहले शुरुआत होता है उल्टा से, बाद में ऊपर चल करके क्रमशः वह सीधा हो जाता है। समझ पा? देखिए आप इसे फिर से समझिए वन के पिरामिड को। वन का जो पिरामिड बनेगा, वन का जो पिरामिड बनता है, इसमें लिख लीजिए पहले उल्टा बनेगा, फिर क्रमशः सीधा बनेगा, अर्थात यह एक साथ उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसको ध्यान रखिए। लोग अक्सर बता देते हैं कि वन का पिरामिड उल्टा बनता है, जो गलत बताते हैं। वन का पिरामिड एक साथ उल्टा और सीधा दोनों बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने समझाया, लेकिन फिर आप लोग समझिए कि वन का पिरामिड उल्टा और सीधा कैसे बनता है। देखिए, जब हम वन की बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मान लेते हैं प्लांट एक है, कोई पौधा ले लेते हैं। प्लांट में हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक अमरूद का पेड़। अमरूद का एक पेड़, अगर अमरूद का हम एक पेड़ लेते हैं तो प्लांट यहाँ संख्या कितना हो गया? अमरूद का एक पेड़ हो गया यहाँ पे संख्या। अब इसे खाने वाले जो पक्षी होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी जब भी होगी। ऐसा तो नहीं कि एक अमरूद पे पेड़ पे एक ही पक्षी खाएगा, ढेर सारे पक्षी आएंगे। यहाँ इनकी संख्या हम लेते हैं कि इनकी संख्या हो गई है 10 होगी, सपोज दैट 10 हो गया। अब ये जो खाने वाले पक्षी क्या कहलाएंगे? ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो भोजन कर रहे हैं किसका? अमरूद का। प्राइमरी कंज्यूमर्स, जब फूड चेन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे थे प्राइमरी कंज्यूमर्स किसका भोजन करते हैं? उत्पादक का। अमरूद क्या है? यहाँ पे उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है। तो इसका भोजन कौन कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए फल खाने वाले जो पक्षी हैं, फलाहारी पक्षी, वो क्या हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब यहां तक तो मामला सही है, 1 से हो गया 10। लेकिन पुनः जब हम आगे आते हैं, जो खाने वाले पक्षी हैं, यानी कि ये जो पक्षी हैं इनके खाने वाले जो होंगे मांसाहारी होंगे, और मांसाहारियों की संख्या हमेशा शाकाहारियों से कम होती है। ध्यान रखिए, मांसाहारियों की जो संख्या होती है हमेशा शाकाहारियों से कम होता है। जैसे कि चूहा की संख्या हमें ढेर सारे मिलेंगे, टिड्डा ढेर सारे मिलेंगे, गिलहरी हमें ढेर सारे मिलेंगे। लेकिन मांसाहारी कौन है? सांप। देखिए सांपों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है, नजर आते हैं सांप। मेढकों की संख्या बहुत कम होती है, लोमड़ी की संख्या बहुत कम होती है, गिरीट की संख्या बहुत कम होती है। तो मांसाहारियों की संख्या हमेशा ही शाकाहारियों की संख्या से कम होती है। इस फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो खाने वाले पक्षी क्या हो जाएंगे? ये शाकाहारी है, यानी कि ये शाकाहारी है, फल खाने वाले पक्षी हैं। और इनके खाने वाले जो पक्षी होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसे बोलते हैं मांसाहारी, इनकी संख्या जब भी होगी इससे कम होगी। तो यहाँ पे इनसे कम होने का मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 5 होगी इनकी संख्या कम। फिर 5 से हम जब आगे बढ़ते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स में, जो सर्वाहारी हैं, तो इनकी संख्या मांसाहारी के संख्या से भी कम हो जाता है। तो ये संख्या पुनः और कम हो जाएगी, जिसे टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। टॉप कार्निवोरस में ऐसे लोग आते हैं जो कि शाकाहारियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टॉप कार्निवोरस में कौन कौन एग्जाम्पल आता है? शेर आता है, चीता आता है, बाज आता है। तो शेर और चीता, बाज, यानी ऐसे जो टॉप कार्निवोरस हैं, जो मांसाहारियों को संख्या में, जो शाकाहारियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। और टर्शियरी कंज्यूमर्स में टॉप कार्निवोरस आते हैं। तो टॉप कार्निवोरस में क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी है उनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में मांसाहारियों की संख्या 5 और टर्शियरी कंज्यूमर्स में इनकी संख्या घट करके 1 हो जाती है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्या, 1 से लेकर के 10 एक बार बढ़ता है, फिर यहाँ पे घटना शुरू हो जाता है, 5 से 1 हो जाता है। तो इस यहाँ पे देखिए
अब हम इसको हम पिरामिड के रूप में, रेखा चित्र के रूप में हम दे रहे हैं आकार। तो सपोज दैट संख्या हो गया 1, पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10, फिर 5, फिर 1। तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में इसे देखा जाए तो यहां तक देखिए, यहां पे क्या होता है, ये संख्या बढ़ा, यानी 1 कम नजर आ रहा है, फिर 10, फिर यहां पे इस प्रकार से बन जाएगा, ये देखिए यहां पे 5, फिर उसके बाद 1, यानी पिरामिड यहां से यहां तक क्या हो रहा है, उल्टा पिरामिड है। फिर यहां से यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, सीधा जा रहा है। इसलिए 1 का पिरामिड क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इससे आसान तरीके से मतलब चीजों को समझने, थोड़ा सा अगर फूड चेन वगैरह देखे होंगे, प्राइमरी टर्सरी कंज्यूमर से इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो 1 का पिरामिड उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, दोनों। क्लियर है इसे? यानी उल्टा सीधा एक साथ बनता है, यानी एक प्लांट्स के एक माने तो उसके फलाहारी संख्या ज्यादा होगी, फिर फलाहारियों को खाने वाले जो मांसाहारी होंगे उनकी संख्या फलाहारियों से हमेशा कम होती है। फिर जो मांसाहारी होते हैं, फिर उसके टॉप कॉर्निवोरस जो होते हैं टर्सरी, उनकी संख्या और कम होती है। इस प्रकार से संख्या क्या हो रही है, एक बार यहां से बढ़ रही है, फिर यहां से एक बार घट रही है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से बढ़ रही थी, ये उल्टा हो गया, फिर यहां से जब घटना शुरू हो जाती है तो ये हो जाता है सीधा। तो इसलिए 1 का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो यहां तक क्लियर है? तो ठीक है, फिर बाकी के जो बचा हुआ है, अभी यहाँ पे 1 हो गया, अभी परजीवी बचा हुआ है, फिर उसके बाद बायोमास, फिर एनर्जी का पिरामिड। इस पिरामिड पे अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा, इसे लाइक करिए और कमेंट भी जरूर।